माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हैदराबाद गए थे, दिल्ली गए थे। राहुल गांधी जी फुटबॉल खेले हैं, फटाका वटाका कुछ नहीं फोड़वाए यहाँ आप छत्तीसगढ़ में। नहीं, कल आपने हमारा स्थान ग्रहण कर लिया। अरे मैं आपका स्थान नहीं, अपने स्थान में था। धन्यवाद देते। अरे आप ये तो बताओ, राहुल गांधी जी फुटबॉल को देखे कि नहीं देखे? नहीं देख पाए। तो यहाँ फटाका फोड़वाना था कम से कम। चलिए, फुटबॉल खेल रहे राहुल गांधी जी करके। वो तो सब खेलते हैं। आप कल क्या खेल रहे थे? खो कबड्डी है, खो कबड्डी। निधन उल्लेख। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल का दिनांक 12 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। अजय जी, निधन का जब उल्लेख होता है तो कृपया ध्यान इधर रहना चाहिए। मंत्री जी से बाद में बात, मैंने निधन का उल्लेख कर दिया है। श्री शिवराज पाटिल का जन्म दिनांक 12 अक्टूबर 1935 को हुआ था। प्रारंभ से ही वे राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए लातूर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। सन 1972 में पहली बार तथा 1978 में दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। वे सन 1980 से 2004 तक लगातार 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे। भारत सरकार के अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालय में मंत्री का पद का दायित्व संभाला। आप लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा में सदन के उपनेता भी रहे, पंजाब के राज्यपाल का पद का दायित्व भी संभाला। अपने दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन में उन्होंने विश्व के अनेक देश की यात्राएं की, अनेक संसदीय राष्ट्रकुल सम्मेलन में भाग लिया, संसदीय कार्यवाही का टेलीविजन में प्रसारण का महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अध्ययन तथा लेखन में विशेष रूप से अभिरुचि थी। उनका दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन जनता को समर्पित रहा। उनके निधन से देश ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक खो दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल जी के निधन पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री पाटिल ने जिन दायित्वों को निभाया वे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति के दायित्व रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश द्वारा जिस तरह टेरर को निर्यात करने और भारत में लगातार आतंकी गतिविधि का प्रयास किया जाता है, उसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री का दायित्व काफ़ी अहम होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में श्री पाटिल ने केंद्रीय गृह मंत्री का दायित्व भी संभाला था। वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री पाटिल सांसद, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष जैसे अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। अध्यक्ष महोदय, श्री पाटिल लातूर का प्रतिनिधित्व करते थे। मराठवाड़ा का यह जिला जल संकट वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी पाटिल ने पहल की। लातूर ने बड़ा भूकंप भी झेला। श्री पाटिल के जैसे दिग्गज नेता होने की वजह से लातूर को भूकंप के पश्चात संसाधन जुटाने में आसानी हुई। अध्यक्ष महोदय, उनका लंबा सार्वजनिक जीवन रहा और केंद्रीय मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का मैं भी साक्षी बना। इसलिए आज बहुत सी स्मृतियाँ उभर रही हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। मैं पुनः शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से उन्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये हम सबके लिए सदन में दुख का विषय है कि हर पहला दिन किसी के न किसी हमारे संसदीय जीवन में काम करने वाले लोगों के निधन उल्लेख से ही शुरू होता है। आज शिवराज जी पाटिल हमारे बीच नहीं रहे।
जैसा कि आप सबको पता है कि वो 2 बार विधायक और वहाँ के अध्यक्ष रहे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, और उन्होंने अपने जीवन में लोकतंत्र की बहुत ही सम्मान करने का जो दायित्व निभाया, संसदीय परंपराओं के बारे में निष्पक्षता और गरिमा के लिए उनको विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। और वो बहुत बड़े अच्छे स्वभाव के, उनकी सुंदरता, उनका ड्रेस, ऐसा लगता था कि उनके पास जाके खड़े हो जाओ, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा लो। बड़े ही सौम्य, सरल और शांत व्यक्तित्व के धनी थे। हम सबको सौभाग्य मिला है उनको देखने का, उनके पास रहने का, इसलिए उनका जाना हम सब लोगों के लिए दुखद है। विधि और संविधान में उनकी जो पकड़ थी, जो उनको एक अलग पहचान देती थी, हम सब उसके कायल हैं। संसदीय लोकतंत्र के समर्थक थे। सादगीपूर्ण जीवन, उनकी जीवन शैली सबके लिए वो जाने जाते रहे। देश में वरिष्ठ और सम्मानित सांसदों में वो आज भी गिने जाते हैं, गिने जाते रहेंगे। संसद और सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मानकों के लिए मानने जाने वाले वो व्यक्ति रहे। आज उनके निधन से हम सब जो संसदीय जीवन जीते हैं विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, उन सबको बड़ा दुख है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको अपने दिव्य ज्योति में लीन करें, स्थान दें और उनके परिवारजनों को ये दुख सहन करने की क्षमता दें। धन्यवाद सर। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। दिवंगत के सम्मान में सदन कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित। अध्यक्षीय दीर्घा में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस. सिंहदेव जी उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है। प्रश्न क्रमांक 1 धर्मलाल कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नए विधानसभा का आज प्रश्न के दृष्टिकोण से प्रथम दिवस है और इस पहले प्रश्न में हमारे महिला बाल विकास मंत्री जी प्रश्नों के जवाब देंगे। ये एक तरफ धर्म है, एक तरफ लक्ष्मी है। प्रश्न जो है, पहला दिन है और पहला प्रश्न है। पहला दिन पहले बिल्डिंग में, भवन में, और पहला प्रश्न का जवाब महिला बाल विकास मंत्री महिलाओं की जो योजना है उसको लेकर के जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय सूचिता योजना लागू की गई थी और उस योजना का जो उद्देश्य था कि बालिकाओं के, महिलाओं के कल्याण के लिए, उसके बाद में मैंने जो प्रश्न किया इसमें कि 2020 से 2023 तक जो खरीदी की गई मशीन की और जिलेवार उसकी जानकारी, स्कूल कॉलेज कहाँ कहाँ उसको इंस्टॉल किए हैं, लगाए हैं, तो मैंने प्रश्न किया है
लेकिन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वो जवाब को एक बार आप देखेंगे तो उस जवाब में परिशिष्ट 1 में है। एक बार आप उसको देखेंगे तो अच्छा रहेगा कि न इसमें जिले की जानकारी है, न कॉलेज की जानकारी है, न स्कूल की जानकारी है, कब सप्लाई किए हैं, कितने दिन में सप्लाई करना था, मशीन की रख रखाव क्या है, आज बंद है चालू है। तो ये जवाब जो आया है अपने आप में अपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको आगामी तारीख के लिए इसको लगा देंगे तो जवाब तब तक आ जाएगा तो मैं प्रश्न कर लूँगा। नहीं, आप खुद नहीं चाहते कि तत्काल जवाब मिले नहीं, आपको? मैं तो मंत्री जी से इसमें मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, मैं इसमें जानकारी जो दी है वो जानकारी है नहीं। इसमें मैंने जो प्रश्न किया आप उसको देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। न इसमें जिले का नाम है, न कॉलेज का नाम है, न स्कूल का नाम है, कहाँ क्या इंस्टॉल किए वो भी नाम नहीं है। तो इसमें पूछना क्या है? आप छोटे छोटे प्रश्न कर लीजिए ना, आज पहला दिन है। नहीं, मैं प्रश्न कर लेता हूं लेकिन इसको जवाब आएगा नहीं, इसको बढ़ाना पड़ेगा आगामी तारीख के लिए। अभी आपका प्रश्न और उनके जवाब के संतुष्टि के बाद तो होगा। पहले प्रश्न कर लीजिए छोटे छोटे। मंत्री जी, आप इसमें पहले तो ये बता दें कि आपने जो जवाब दिया है छोटा छोटा करने का निर्देश हुआ है ना, आसंदिक निर्देश के बाहर नहीं, छोटे ही छोटे प्रश्न कर लेते हैं। वैसे भी मंत्री जी से ज्यादा प्रश्न करते नहीं अपन। इसमें एक तो आप ये बताएं कि हमने जो प्रश्न किया है जिलेवार, तो कौन कौन से जिले में, कौन कौन से स्कूल में और कौन से कॉलेज में जो इंस्टॉल किए हैं उसका समय अवधि क्या था और किस किस समय में ये जो फर्म का आप नाम दिए हैं वो इंस्टॉल किया है, थोड़ा सा पहले इसी को बता देंगे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जी ने बच्चों से संबंधित जो जानकारी मांगी थी, इसमें जो जानकारी दी गई है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उनकी जानकारी के आधार पे पूरे विभाग के द्वारा जानकारी नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय कि मेरे पास पूरी जानकारी है। अगर जिलेवार बोलेंगे या स्कूलवार बोलेंगे तो मैं वो जानकारी उपलब्ध उन्हें स्वयं दे दूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रही है कि विभाग के द्वारा जवाब इसमें आया नहीं है पूरे, और जवाब नहीं आए हैं तो उसमें प्रश्न कहां से करना है? मंत्री जी खुद स्वीकार कर रही हैं। नहीं, वो स्वीकार ये कर रहे हैं कि आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा जिलेवार जानकारी। मैं उपलब्ध कराने की बात नहीं कर रहा हूं। आप जो चाहते हैं वो उपलब्ध हो जाएगा, आप उनसे जानकारी ले लें, ये कहना है। तो फिर उसमें ये है कि आप पूरी जानकारी ना, आपके पास यदि है तो आप दे दीजिए, बस फिर बाद में उसको अपन फिर पे ये ठीक है, प्रश्न फिर करना पड़ेगा बाद में। चलिए आप बैठ क्योंकि जाइए। जब जानकारी ही नहीं है तो उसमें प्रश्न क्या करेंगे? नहीं, ठीक है, अभी आप पूरे संतुष्ट नहीं हैं, मगर जवाब इनके आ जाएगा, उसको अध्ययन कर लेंगे, फिर कोई प्रश्न होगा तो कर लेंगे। अच्छा, इसमें मैं मंत्री जी, आपने इसमें ये नहीं बताया, उसमें जैसे मशीन इंस्टॉल की है उसका सत्यापन किया जाता है ना, सत्यापन करते हैं ना कि मशीन ठीक लगा है नहीं लगा है, चालू है नहीं है। इसका सत्यापन कब कब किया गया और उसके सत्यापन के लिए कौन कौन से अधिकारी थे, थोड़ा सा ये बता दें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो जानकारी 2020 से 2023 की जानकारी माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए थी, उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय CSIDC के द्वारा रेट
कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे किया जाता था और इसमें जो गुणवत्ता का परीक्षण होता था वो 4 इंस्पेक्शन के द्वारा किया जाता था। ये बता दो ना, और सत्यापन कब किए लगाने के बाद में, उसका तारीख बता दें और अधिकारी का नाम बता दें। हाँ बता पाएंगे। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रेट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता है CSIDC के तहत, और इसमें 4 एजेंसी हैं। 4 एजेंसियों के द्वारा ये उसका सत्यापन होता है। ठीक है, ठीक। 4 एजेंसी के द्वारा सत्यापन हुआ है। कौन कौन से एजेंसी है यही बता दें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एजेंसियों का नाम बताना चाहूँगी जो CSIDC के द्वारा अनुबंध किया गया था। 4 एजेंसी में IR क्लास सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन भोपाल, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड कोलकाता, राइज्ड लिमिटेड मुंबई, SGS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। इसके तारीख बताएंगे क्या? सभी का मत बताओ, 2-3 का तारीख बता दो आप कि मशीन लगाने के कितने दिन के बाद में सत्यापित किए हैं। सभी का मत बताओ आप, 2-3 का बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष स्कूल महोदय, का नाम बता दीजिए और कब सत्यापित किए, 2-3 का बता दो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल का नाम मैं बता दूंगी, डेट मैं जानकारी उपलब्ध बहुत कराऊंगी। लंबी सूची है। चलिए, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता। अंतिम प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए मशीन का खरीदी की गई, इंस्टॉल किए गए, वास्तविक में ये है कि वो मशीन चल ही नहीं रही है और ख़राब स्थिति में है, ना उसके मेंटेनेंस के कोई प्रावधान किए हैं। तो जो उद्देश्य है, उद्देश्य विफल हो गया। तो मैं आपसे केवल ये जानना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ कि आप इसकी जांच कराएंगे क्या? वैसे आपके समय के नहीं है, आप चिंता उनता मत करें। आपको तो यह है कि जो उपयोग होना चाहिए और नहीं हुआ तो उसकी जांच कराएंगे तो उसमें भला होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के जानकारी के अनुसार जो मशीनें प्रदाय की गई की संख्या मैं एक बार भी माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि 2021-22, 22-23 और 23-24 की अवधि में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन जो है 2943 मशीनें प्रदाय की गई है। उसमें जो संख्या सही है वो 1613 है और जो खराब है वो 1330 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जब रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सभी की समयावधि होती है, वारंटी पीरियड होता है, तो वारंटी 1 वर्ष का है और जब सामान प्रदाय की जाती है, जहाँ से ली जाती है, वहाँ टोल फ्री नंबर भी होता है। विभाग को अभी तक ऐसी कहीं पर की भी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, शिकायत की जानकारी विभाग को उपलब्ध नहीं हुई है, कोई शिकायत नहीं किया है कि यहाँ की मशीन खराब है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही अवगत कराऊंगी कि आप रुआ बांधा जो हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, हाई स्कूल पर्टिकुलर आपको बता देता हूँ, वहाँ का 2 स्कूल का आप जांच करवा लो। इतना करवा लेंगे? 2 स्कूल का जांच कराएंगे, केवल 2 स्कूल का। ठीक है। क्रमांक 2। और जो बाकी जानकारी है उपलब्ध कराने के बाद अध्यक्ष जी का निर्देश है वो मेरे को जानकारी आप उपलब्ध करा दें। वो दे देंगे आपको, बैठिए। ठीक। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता। अध्यक्ष महोदय, चलिए। अध्यक्ष महोदय जी, इसी में पहले नंबर में 1-2 सेकंड ही लगेगा जवाब। काहे पूछ रहे हैं? नहीं पूछे, बैठिए। जैसे ये चीज उनके ऊपर अभी बहुत नहीं है, वो बात कर रहे थे, मैं भी बात होता मैं भी बात कर लेता हूँ। चलिए, अब आपको तो मना नहीं हो सकता। जो चीज माननीय प्रश्नकर्ता सीनियर विधायक जी के उपयोग का नहीं है, उस विषय में इतनी लंबी चर्चा करना क्या उचित है? चलिए, क्रमांक 2 रेणुका जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग से जानकारी चाहा है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के कितने गांव में मुख्यमंत्री टावर योजना शुरू हुई है
और आज की अद्यतन स्थिति क्या है। इसकी जानकारी मुझे मिली है कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के 337 ग्रामों में से 47 गांव में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर 337 गांव नहीं बल्कि 410 गांव हैं, 190 ग्राम पंचायत हैं और मेरे पास भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के गांव की जानकारी है कि 410 गांव में से कितने गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में बटा हुआ है, एमसीबी और कोरिया। एमसीबी के कलेक्टर ने लिखित मुझे जानकारी दी है कि एमसीबी में 93 ग्रामों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है और कोरिया ज़िले के कलेक्टर ने मुझे लिखित में जानकारी दी है कि वहाँ के 104 गांव में से 32 गांव में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है। दोनों कलेक्टर ने निर्वाचन आयोग को भी ये जानकारी दी है और मनेंद्रगढ़ कलेक्टर ने ये चिप्स के सीईओ को पत्र लिखा है। ये दोनों जानकारी मेरे पास है। तो और मैंने 22 अप्रैल को भारत सरकार के संचार मंत्री जी को पत्र लिखा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 410 गांव में से 125 गांव में मोबाइल सुविधा नहीं है। तो उसका जवाब भी मेरे पास 29 मई को आया था। तो हमारे ये अधिकारी जो मुझे जानकारी दे रहे हैं या तो फिर इनके कलेक्टरों ने जानकारी दिया है, यह भारत सरकार के पत्र की भी जानकारी मुझको है। तो मैं इसमें से किसे सही मानूं कि 337 गांव में केवल 47 गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है या तो फिर 410 गांव में से 125 गांव में नेटवर्क नहीं है। इसे मैं किसको सही मानूं? चलिए मुख्यमंत्री जी। माननीय सदस्य महोदया का विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में है, जिला कोरिया और जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और दूरसंचार विभाग के अनुसार इनके विधानसभा क्षेत्र में कुल 337 ग्राम हैं, जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा 290 गांव में नेटवर्क कवरेज है, 47 में नहीं है, लेकिन इसमें से भी 40 में स्वीकृति हो गई है, वहाँ पर काम चालू है। और भारत सरकार को पत्र लिखे थे 5000 नए टावर के लिए और मैं बताना चाहूँगा कि अभी 10 दिसंबर को ही 513 टावर की स्वीकृति मिली है, जिसमें जो 7 गांव बचे थे वो भी स्वीकृत है। ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं पहले ही जानकारी दी कि मनेंद्रगढ़ के 93 गांव और कोरिया जिले के 32 गांव, ये दोनों कलेक्टर के पत्र हैं। उन्होंने चिप्स को पत्र लिखा है कि इतने गांव में नेटवर्क नहीं है। जब भी चुनाव होता है तो निर्वाचन आयोग को भी जानकारी दी जाती है। तो मेरा यही सवाल था कि मैं किसे सही मानूं। और फिर भारत सरकार का पत्र है, मैंने संचार मंत्री को 125 गांव की जानकारी दी और ये 125 गांव की जानकारी में उन्होंने एकदम स्पष्ट लिखा है कि 125 गांव में से 81 ग्रामों में 81 गांवों को 4G सैचुरेशन परियोजना में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने 5 गांव, फिर 5 गांव, 7 गांव यानी 125 गांव की स्पष्ट जानकारी दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि भारत सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना, और जब मैं भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय में मंत्री के रूप में काम कर रही थी, इस योजना की शुरुआत उसी समय ही हुई थी, इसलिए थोड़ी बहुत इसकी भी मुझे जानकारी है प्रधानमंत्री जनमन योजना की। तो छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजाति आते हैं, देश भर में 75 हैं, जिसमें से 5 जातियां हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं।
बैगा, कम्हार, बिरहोर, अबूझ, माड़िया और पहाड़ी कोरबा, जिसमें से बैगा जाति हमारे भरतपुर में एक बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है। पीएम जनमन योजना में ये प्रावधान किया गया है कि जहाँ पर भी ये जातियाँ निवास करती हैं वहाँ पर उनके सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, सड़क हो, इसके साथ साथ दूर संचार के लिए भी प्रधानमंत्री जनमन के माध्यम से मोबाइल टावर लगाए जा सकते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रही हूं और मैं उनसे आज ये चाहूँगी कि आप सदन में घोषणा कर दें कि जो बैगा जाति है ये भरतपुर में बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है, तो ये प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी ये टावर लगाने का काम किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मामले को दिखवा लेता हूं और मैं सदन में अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार को 5000 टावर के लिए लिखा गया है और उसमें से 513 की स्वीकृति मिली है और बाकी में भी बीएसएनएल के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से संपर्क में भी हूँ। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो आगे और स्वीकृति देंगे, तो माननीय महोदया की विधानसभा में वो निश्चिंत रहें, वहाँ पर टावर लगेंगे। इनका प्रमुख है पीडीजी, जो बाहुली गांव में 100% टावर लग जाए, ये रेणुका जी की मांग है। तो आपने कह दिया कि उन सारे गाँव में 100% टावर लगा दिया जाएगा। बस एक आखिरी, एक मिनट भैया, तुम कहाँ आ गए? रुक जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, पूरा जब ये 2024-25 का बजट पेश किया जा रहा था तब हम सब ने बहुत मेज थपथपाई थी कि माननीय वित्त मंत्री जी ने उस दिन बजट में बताया कि मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना शुरू की जाएगी और प्रदेश भर में 500 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो जवाब दिया है इसमें ये जानकारी दी है कि अभी मुख्यमंत्री टावर योजना की शुरुआत नहीं हुई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि ये मुख्यमंत्री टावर योजना की शुरुआत कर दे, क्योंकि अब अगला बजट सत्र भी अब आने वाला है, तो अगले बजट सत्र के पहले इस टावर योजना की शुरुआत हो जानी चाहिए। जैसे अभी आजकल भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों की अधिकतर स्कीम अब ऑनलाइन चलती है। हमारी जनता को बहुत परेशानी होती है। वहाँ ये जो सोनहत का आखिरी गांव है दशेर से सोनहत जो ब्लॉक मुख्यालय है वहाँ की दूरी 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और वहाँ उस एरिया में बिल्कुल कोई टावर है ही नहीं। वहाँ किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है, कोई बीमार पड़ता है, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट होता है और ये जो तमोर पिंगला अभयारण्य वाला क्षेत्र है, यदि जानवरों से कोई किसी को नुकसान होता है तो वे लोग वहाँ से मोटरसाइकिल से सोनहत आते हैं, बैकुंठपुर आते हैं और यहाँ से एम्बुलेंस को ले जाने की जानकारी देते हैं। तो जब तक वो यहाँ पहुँच पाते हैं तब तक मरीज की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और ये अभी धान खरीदी का समय चल रहा है, सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि टोकन तुहर द्वार। आज विधायक जी ने जो कुछ गाँव के नाम और चिन्हांकित किए हैं, आप उनसे लिस्ट लेके उसको भी कर देंगे जो आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जी ठीक है रेणुका जी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का सर्वे करा दीजिए। और कुछ बचा है क्या? जवाब सुन लीजिए ना। हाँ। ये दूर संचार विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है अध्यक्ष महोदय वो सही है और ये जो हमने बताया कि 513 गांव में जो टावर सैंक्शन हुआ है ये LWE और जनमन से ही हुआ है। बहुत क्रमांक 3 श्री बघेल लखेश्वर। अध्यक्ष महोदय, आज गुरु खुशवंत जी शायद मंत्री बनने के बाद पहली बार जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं, इसलिए आप बहुत सीनियर सदस्य हैं। अच्छा से प्रश्न करिए आप और गुरु जी से अच्छा जवाब लीजिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई गुरु जी को। अध्यक्ष, और बेरोजगार मामला है और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या छत्तीसगढ़ में। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा से गंभीरता से उत्तर दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय। लखेश्वर जी, जी, बेरोजगारी, उसकी संख्या, उसका पंजीयन उसके विशेषज्ञ हैं उमेश बघेल जी।
5 साल में वो मेरा उत्तर नहीं दे पाए थे, पिछले घुमा घुमा बोलते थे, तो आप जानकारी ले लो उनसे। अभी तो पूछ लीजिए, अरे जानकारी उनके पास उपलब्ध है कि नहीं, एक बार पूछ तो लीजिए। ये जानकारी तो आप ही दे दो उनको, बस आपको मुंडी ऐसा करना है, एक बार उनको पूछ लीजिए। जो 5 साल घुमाते थे ना, उस दे दो आप। तुम्हारा उत्तर है 2047 में मिली, 2047 में। माननीय अध्यक्ष जी, लखेश्वर भाई से मैं आग्रह करूंगा कि अजय चंद्राकर जी को प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत कर दें, उत्तर मिल जाएगा। उत्तर देने के लायक तो अभी भी उमेश बघेल जी हैं, क्योंकि 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को ठगा है सिर्फ। अभी तो हम आपके सरकार से ले रहे हैं ना। ये उमेश पटेल है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा, उन्हें बेरोजगारी की संख्या छत्तीसगढ़ में 11,39,656 बताई है जो जीवित हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 11,39,656 किस किस वर्षों में पंजीयन कराई गई है और 2024-25 में कितने पंजीयन हुए? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2024 तक की जो जानकारी मांगी थी, मैंने पूरा वर्गवार आपने मांगा था कि सभी वर्ग में कितने कितने हैं, तो मैंने उसकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी है 2024 की, जिसमें मैंने शैक्षणिक स्तर पे भी आपको पूरा उपलब्ध करा दिया है। उसकी जानकारी आपको प्रतिशत में दिलवा दिया है मैंने। किस वर्ष की है और 2024 में कितने पंजीयन हुए, उसकी मैं जानकारी चाह रहा था। आपने वर्गवार तो दिए हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, महिला, इसमें आंकड़ा में जो 2002 महिला की संख्या 5,29,551, तो इसमें से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति इसके अंदर की है कि अलग से है, जिसको टोटल करने से 16,69,207 होते हैं। और ये तो अनुसूचित जाति जनजाति दिए हैं, साथ में भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, पुरुष कितने, ये सब बताते तो ठीक रहता। तो विकलांग के भी होते हैं, भूतपूर्व सैनिक से अलग होते हैं, स्पष्ट इसमें उल्लेख नहीं किया गया है जी। माननीय अध्यक्ष जी, 1/4/2024 से 30/11/2025 तक और जो रोजगार इच्छुक लोग हैं उनके 4,08,201 और लगभग पंजीयन हुए हैं अभी। तो टोटल अभी लगभग 15,47,857 के लगभग अभी पंजीयन हुए हैं रोजगार इच्छुक के लोग। ठीक है, बैठिए। चलिए उमेश जी पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कार्यकाल में उमेश बघेल जी बेरोजगारों का पंजीयन ही नहीं करते थे। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इनको बोलिए मेरे नाम को मत बिगाड़े वो, और अगर नहीं आ रहा है कागज दिखा सकता हूं मैं, कागज अभी कागज दिखा सकता हूं, आप बिल्कुल अभी कागज दिखा सकता हूं आपके प्रश्न के उत्तर का कि आपने पंजीयन नहीं किया। वो तो कम से कम पंजीयन कर रहे हैं। कल से कंफ्यूज हो गया। लेकिन रोजगार अभी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, सभी बेरोजगार हैं अध्यक्ष महोदय जी। अजय जी, उनकी आपत्ति दूसरा है, वो बोल रहे हैं कि उनका नाम बिगाड़ के बोल रहे हैं आप नाम सही बोलिए, ये बोल रहे हैं। अच्छा, उमेश बघेल नहीं, उमेश पटेल, सॉरी, उमेश पटेल। चलिए आप प्रश्न करिए। जी अध्यक्ष महोदय, हर साल लगभग 5 से 8 लाख लोग 12वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य में उत्तीर्ण होते हैं, और सिर्फ इतने सालों में सिर्फ 11,39,656, ये तो ये आंकड़ा थोड़ा समझ से परे है, इसको दिखवा लेंगे मंत्री जी। और साथ में आपने दिया है कि 10,16,110 लोगों को विभिन्न तरह के शैक्षणिक, तकनीक, व्यावसायिक योग्यता अनुसार अलग अलग उनका प्रशिक्षण देने की बात किए हैं।
जिसमें आपने आयोजित रोजगार मेला में प्लेसमेंट कैंप में 311 2024 में लगाए, जिसमें 30,900 लोगों को भाग लिए, जो और 30,000 में से 5,314 लोगों को चयनित हुआ। और 25-26 में 245 कैंप लगाए, 23,478 लोगों को भाग लिए, 4,149 लोग चयनित हुए। तो इतने लाखों में सिर्फ एवरेज आता है कि 17 से 18 लोग ही उपस्थित हुए। तो 17 से 18 लोगों को में उपस्थित हुए रोजगार मेले में, तो कितने लोगों को कौन कौन सा वर्ग में नौकरी दिए, कौन कौन सा काम दिए, थोड़ा स्पष्ट कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये रोजगार मेला और रोजगार कैंप लगाया जाता है। जो इंस्टीट्यूशन में लगता है वो रोजगार कैंप है, और रोजगार मेला लगाया जाता है जिसमें बहुत सारे कंपनीज को, हम स्थानीय कंपनीज को बुलाते हैं और वहीं के बच्चों को भी बुलाते हैं उस क्षेत्र के और पूरे प्रदेश से, और वहाँ पे वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद उसमें उन लोग का सिलेक्शन होता है। तो ये लगातार 24 और 25 दोनों का डिटेल मैंने आपको दिया है। और इसके अलावा आने वाले भविष्य में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य स्तरीय रोजगार मेला बहुत जल्द करेंगे, जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिए हैं और उसमें लगभग 50,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं, जिसमें 14,000 रिक्तियां पद भी आई है रिक्वायरमेंट उसकी। तो एक साथ 14,000 से भी ज़्यादा लोगों को हम लोग रोजगार उसके माध्यम से देंगे। ठीक, श्री चलिए, धन्यवाद, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा जवाब तो आ गया। ये बस छोटा सा। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता जो पिछली सरकार ने शुरू किया था, क्या आप उसे चालू रखे हैं या बंद कर दिए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, हम हमारे युवाओं को सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट करने का काम उनका कर रहे हैं ताकि वो सक्षम बने। रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले वो बने। इसके लिए हम स्किल कर रहे हैं। आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं तो आपके घोषणा पत्र में ये इसका उल्लेख था, आपके सारे मंत्रियों ने जोर जोर से भाषणों में कहा है इसको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये अजय जी जो आपके साथ बैठे हैं, ये 5 साल यही प्रश्न पूछते रहे कि बेरोजगारी भत्ता कब दे रहे हो, कब दे रहे हो। जब हमने चालू किया तो आपकी सरकार आते ही उसको बंद कर दिया आपने। कब उसको चालू कर रही है बताइए आप उसको चालू कब करेंगे ये बता दीजिए बस। चलिए, हो गया। अब आगे प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एक वही उत्तर दे दीजिए। हो गया। ये चालू कब कर रहे हैं आप? नहीं, अब ये आप मजबूर नहीं कर सकते। लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ कब चालू करेंगे, उतना बता दीजिए। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना बंद नहीं हुआ है। पिछले सत्र में मुझे लिखित उत्तर दिया है कि ये बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुआ है। ये सरकार का लिखित उत्तर है, पिछले विधानसभा सत्र में उन्होंने दिया है। अजय जी, बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? अरे हम तो कम से कम बेरोजगारी पंजीयन कर रहे हैं। अरे भैया, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप मंत्री नहीं हो। इनको बोल रहा हूँ भैया, मैं प्रश्न करने नहीं भैया, मैं प्रश्न, वो आगे बढ़ गए दादा। मैं मंत्री जी से ये पूछ रहा हूँ, जब योजना बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? बजटेड है, माननीय अध्यक्ष जी, बजट में है, दे क्यों नहीं रहे? पिछले शासन में जो हमारे युवा रोजगार के इच्छुक होते हैं, उनको रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। हमने हमारी सरकार आने के बाद इसको ऑनलाइन किया, ई रोजगार पोर्टल किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये झूठ बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन की प्रक्रिया हमने शुरू की है। अजय जी, आप तो प्रश्न ये पूछ लीजिए, आपने क्या किया? मेरे पास अभी दस्तावेज है, आपने शुरू नहीं किया, आपने ठगा जल्दबाजी कर रहे हैं। आपने युवाओं को नहीं दिया, शुरू नहीं किया है, रोजगार नहीं दे पाए। अरे युवाओं को घोषणा पत्र में जब था, जब बंद नहीं हुआ तो उसको ये क्यों नहीं पिछले दे रहे? कार्यकाल में आपने शुरू नहीं किया है। गलत बयानी कर रहे हैं आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपने शुरू नहीं किया, आपने ठगा है छत्तीसगढ़ के युवाओं को। नहीं कर सकते उसको सब घोटाला आपके द्वारा हुआ है। क्यों नहीं दे रहे हो? बेरोजगारी जब बजट में है तो बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हो? वो दे दीजिए।
बजट में है, लिखित उत्तर है, आपने बजट में शामिल किया है ना। और में लिखित उत्तर है कि योजना बंद नहीं है, तो फिर दे कब रहे हो भाई? पूरा सत्र निकल गया है, दे कब रहे हो? बस इतना ही पूछना है। हमने बनाया है, हम ही ठगेंगे। बैठिए अजय। हाँ। इस प्रश्न में इस संबंध में जानकारी नहीं चाहिए गई थी। आगे आप जानकारी यदि चाहेंगे तो उसके उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। अभी इस प्रश्न में पूरा पढ़ के देख लीजिए, अलग से भत्ते के और बाकी विषय में जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न में आ जाए आप। और उसके बाद उमेश जी ने पूछा, प्रश्न कर लिया, और ये कह रहे हैं कि योजना है ही नहीं है। इतना ही पर्याप्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो सीधी सीधी बात है, सरकार बजट में रख के भी ये योजना संचालित नहीं कर रही है। ये बेरोजगारों के साथ धोखा है और इसलिए हम सदन से बहिष्कार करते हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। 5 साल में कितना दिया है बताते जाओ भाई। अरे घड़ियाली आंसू रोना बंद करो, करना बंद करो, घड़ियाली आंसू रोना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ के लूटने वालों, छत्तीसगढ़ के घड़ियाली आंसू रोना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नौटंकी करना बंद करो। अरे प्रश्न उत्तर दे। श्री अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना में मेरा एक प्रश्न है। मैं छोटा छोटा प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहूँगा। इसकी कार्य योजना कितने विभागों ने बनाई है, कितनी अवधि के लिए बनी है और उसमें कौन कौन से घटक शामिल हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे विद्वान सदस्य जो हाँ अपने इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती रहती है और आज बड़े ही एक समसामयिक विषय को लेकर के भारत सरकार के, खास करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना जो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना लागू हुआ, इस संदर्भ में आपने प्रश्न किया है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत बुनियादी संरचना आधारित विकास, उन्नत आवास, 12मासी सड़क, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, संपूर्ण विद्युतीकरण में डिजिटल कनेक्टिविटी, आर्थिक रूप से सशक्त कौशल विकास, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी, कृषि संबद्ध गतिविधियां, सहयोग, इन सब को की चिंता करते हुए एक बृहत कार्य योजना बनाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो राज्यों में जो जनजाति वर्ग का जो लोग निवास करते हैं उनके विकास के लिए देश भर के जितने राज्य हैं उन राज्यों के सभी का लगभग 80,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना करके उसकी घोषणा हुई महोदय। और उसके तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, दूरसंचार, कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रिकल मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, पंचायती राज, परिवहन, इन सब मंत्रालयों के माध्यम से मैं खड़ा हूं भाई। आप मैं समझ रहा हूं। नहीं सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय अगर व्यवस्था नहीं देंगे, अब बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं वो आ रहा हूं, समझ रहा हूं पूरी तरह। मैं आ रहा हूं। सीनियर आदमी है, मैं जानता हूं कहां ले जा रहे हैं मुझको। मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक छोटी सी बात कही तो मैं विस्तार से बात करते विस्तार से नहीं, मैं तो छोटी से चाहिए। मेरी बात आ जाए, मैं विस्तार से करते अरे हुए मेरे को विस्तार में नहीं चाहिए ना। मैंने इतने ही कही कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से विभागों ने मंत्रालय बता दिया। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, अगला प्रश्न कर लीजिए। अगला प्रश्न,
आप परिशिष्ट देख लीजिए, 2 प्रश्न करूंगा, एक इसके बाद छोटा सा अच्छी कर देता हूं। आपने सीओसी सेंटर ऑफ कमिटमेंट की स्थापना सिकल सेल के लिए एक बार पैसे दिए 60 लाख रुपए, प्रस्तावित राशि उसकी 7 करोड़ 80 लाख रुपए। फिर आपने दूसरा पैसा दिया उसके लिए 24-25 में सिकल सेल एनीमिया की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त राशि 2 करोड़ रुपए। तो यह राशि दोनों एक ही योजना में है, अलग अलग योजना में है, एक ही संस्था को दी है, अलग अलग संस्था को दी है? कि इसके काम कौन से ईयर में शामिल है, कब पूरे करेंगे, यह बता दीजिए। एक और दूसरा, आपके अधिकारियों ने, मैं कल बहुत बोला हूं आपके शासन प्रशासन में, इसलिए नहीं बोलूंगा, ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में आपने जानकारी ही नहीं दी है। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर के लक्ष्य कितने थे छत्तीसगढ़ में लगने के, प्रथम वर्ष का बता दीजिए, और कितने लगे हैं, और लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई तो उसका कारण क्या है, और नहीं बताए हैं, आपको जानकारी नहीं है तो वो भी स्वीकार कर लीजिएगा कि ड्रिप स्प्रिंकलर के बारे में नहीं है जानकारी। कर अब आपने सिकल सेल के बारे में प्रश्न किया है। जो सीओसी की स्थापना के लिए 2 करोड़ 1 लाख 201 लाख का स्वीकृति भारत सरकार से प्रदान की। सर सुधार लीजिए आप। अब सिकल सेल एनीमिया सीओसी के लिए आपने 60 लाख रुपया दिया है, आप परिशिष्ट देख लीजिए। सीओसी के लिए 60 लाख दिया है, एनीमिया के लिए 2 करोड़ दिया है आपने। ये स्वीकृति प्रदान की गई, मैं बताऊं तो दोनों जो राशि आया है। अब इसमें से अध्यक्ष महोदय, ये राशि इसके लिए एम्स को एजेंसी बनाया गया है। अब एम्स तो हमारा एक विश्वसनीय, सबसे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में इससे बड़ी संस्था कोई हो नहीं सकता, और इसलिए राशि उनको दिया गया है। और उनके देखरेख में उनके अलग से नोडल बने हुए हैं डिपार्ट, उसके माध्यम से इसका पूरा वहाँ चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस संबंध में हमारी भी बैठक नहीं हुई है, लेकिन मैं जानकारी लेकर के आगे क्या प्रगति हो रही है इस बारे में मैं अवगत जरूर कराऊंगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में पूछा था, अभी 2 मिनट समय बता दीजिए ना। आपको जानकारी नहीं दी गई है उसकी, और नहीं दी गई है तो वो शामिल है कि नहीं है ये बता दीजिए, तो मैं आपको दे देता हूँ जानकारी, शामिल है करके पत्र दे देता हूँ आपको। तो आप बता दीजिए उसके बारे में क्यों जानकारी नहीं दी गई, शामिल है कि नहीं है। आप सीट बदल लो ना एक दूसरे की जगह, कार्यवाही करिए। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों की सीट बदल दें। अभी मैं शून्यकाल में बोलता हूँ ना, सीटें की लड़ाई है साहब। 1 मिनट बाकी है। सभी का प्रस्ताव अलग अलग विभाग का एक पूरा बृहद कार्य योजना बना करके भारत सरकार को अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है, और उस प्रस्ताव के तहत स्वीकृतियां भी आना शेष है, और राशि जैसे से आ रहा है उसके तहत उसमें खर्च किए जाएंगे। अरे राशि आ गई है सरकार, आपने खर्च, आपको जानकारी ही नहीं दी गई है परिशिष्ट में उसकी। आप, मैं उसको बोल रहा हूं, पर जानकारी नहीं दी गई है, ऐसे लोगों पर कुछ करिए। यही तो मैं कल बोल रहा था। वैसे तो आप बहुत कुछ बोल रहे थे। तो आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको जानकारी नहीं दी गई। प्रश्नकाल समाप्त।